जय हिंद दोस्तों। चलिए, हमारे पास कुछ कमेंट आ रहे थे कि सर सीटेट, यूपीटेट, अदर कंपटीशंस की भी कुछ क्लासेस पढ़ा दीजिए। तो उसी क्रम में चलिए हम मैथ शुरू करते हैं पहले। ठीक है, ये आपका सीटेट, टेट, इन सब परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम, ये संख्या पद्धति। ठीक है, चलिए ज़रा इनमें हम पहले जान लेते हैं। इस चैप्टर्स में जो आपका है नंबर सिस्टम, पहले इसमें हम कुछ परिभाषाएं जान लेते हैं कि आखिर जो आपकी संख्याएं हैं वो क्या होती हैं, किस तरह की होती हैं, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। सबसे पहले तो हम संख्याएं जानने की कोशिश करते हैं, फिर संख्याओं के बाद हम आगे सवाल पर जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें जो होता है वर्ड वो है पूर्णांक। तो देखिए, आपका पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक जैसे कि आपको देखकर ही पता चल रहा होगा, पूर्णांक मतलब पूर्ण प्लस अंक, यानी कोई भी पूर्ण अंक क्या कहलाएगा, आपका पूर्णांक कहलाएगा। ठीक है, पूर्णांक में कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, 1 है, 2 है, 4 है, 0 है, -3, -8, इनफाइनाइट तक आप कहीं भी क्या कर सकते हैं, कोई भी संख्या ले सकते हैं। तो पूर्णांक का मतलब हो गया कि पूर्ण अंक, यानी कोई भी संख्या, जैसे आपने ले लिया 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 50 ले लिया, -13 ले लिया, इस तरह से अनंत तक कोई भी अगर संख्या ले लेते हैं तो हम उसको किस में गिनते हैं, पूर्णांक में गिनते हैं। अब पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। एक धनात्मक पूर्णांक, अगला होता है आपका ऋणात्मक पूर्णांक, और अगला आपका होता है शून्य पूर्णांक। तो देखिए, धनात्मक पूर्णांक का मतलब है कोई भी ऐसा पूर्णांक जो धनात्मक हो, यानी जिसमें पॉजिटिव नंबर्स लिए गए हों, मतलब कोई 0 ना हो, कोई भी निगेटिव नंबर ना हो, उनको हम क्या कह देंगे, धन पूर्णांक। जैसे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे आपके किसके अंतर्गत आ जाते हैं, धन पूर्णांक के अंतर्गत आ जाते हैं। अगला आता है आपका ऋण पूर्णांक। तो ऋण पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब है पॉजिटिव और 0 छोड़कर, यानी 0 नहीं लेने हैं और धनात्मक संख्याएं नहीं लेनी है, उन संख्याओं को छोड़कर जितनी भी संख्याएं आएंगी वो सारी की सारी किस में आएंगी, ऋण पूर्णांक में आएंगी। -4, -2, -3, ठीक है, एंड सो ऑन, अनंत तक, या आप कह दीजिए अनंत से लेकर, ठीक है, यहाँ तक आप इस तरह से भी इसको कह सकते हैं, अनंत से लेकर चलेंगे -3, -2, -1, इस तरह की जो संख्याएं होंगी उनको हम क्या कह देंगे, आपका ऋणात्मक पूर्णांक कह दिया जाएगा। अगला है आपका शून्य पूर्णांक। तो जैसे शून्य, शून्य का मतलब है केवल शून्य, यानी इसमें जो संख्या आएगी वो केवल कौन सी आएगी, शून्य आएगी। तो शून्य संख्याओं को ही, यानी शून्य को ही हम क्या कह देंगे, शून्य पूर्णांक कह देंगे। अगला है सम और विषम। अगली आती हैं सम संख्याएं, यानी इवन नंबर, और विषम संख्याएं यानी ऑड नंबर। तो देखिए, इनको भी देख लेते हैं, बड़ा आसान सा ही है। सम नंबर और, ठीक है, जो आपका है, यानी आप ये कह सकते हैं सम संख्याएं और विषम संख्याएं। सम संख्याओं का मतलब है कोई भी ऐसी संख्या जो 2 से भाग हो जाए, यानी 2 से विभाजित हो जाए। कोई भी ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए क्या कहलाएगी, सम संख्या, यानी 2 से विभाजित होने वाली। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए 12। अब आप 12 देखेंगे तो क्या होगा, 2 से विभाजित हो जाएगा, मतलब ये क्या हो गई, आपकी एक सम संख्या हो गई। विषम संख्या का मतलब होता है कि जो 2 से विभाजित ना होने पाए, यानी ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो क्या कहलाएंगी, 2 से विभाजित ना होने वाली क्या कहलाएंगी, विषम कहलाएंगी। जैसे 5, 7, 9, 11, 13, इस तरह की कोई भी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो पाए उसको हम क्या कह देंगे, विषम संख्या कह देंगे। अब उसके बाद आती हैं भाज्य संख्याएं, यानी डिविजिबल नंबर्स। तो अब देखिए, भाज्य संख्याएं जो होती हैं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य से मतलब है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी संख्या से वो भाग हो जाए, यानी ऐसी संख्याएं
जो स्वयं और एक के अतिरिक्त, ठीक है, ऐसी संख्याएं जो स्वयं व एक के अतिरिक्त किसी और संख्या से भी विभाजित हो जाएं, यानी कोई भी ऐसी संख्या जो स्वयं से तो विभाजित होगी ही होगी, स्वयं के साथ साथ एक से भी विभाजित होगी वो, इसके अतिरिक्त अगर किसी भी और संख्या से, 2 से हो जाए, 3 से हो जाए, 4 से हो जाए, 12 से हो जाए, यानी किसी से भी अगर विभाजित हो गई तो हम उसको क्या कह देंगे, भाज्य संख्याएं कह देंगे। और जो स्वयं व एक के अतिरिक्त किसी से भी भाग ना हो उनको हम क्या कह देंगे, उनको हम अभाज्य संख्याएं कह देंगे। यानी ऐसी संख्याएं जो स्वयं और, ठीक है, एक के अतिरिक्त किसी से भी विभाजित ना हो वो क्या कहलाएंगी आपकी, ठीक है, अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। इसमें आपकी कोई भी संख्या हो सकती है, जैसे 4 हो गया, ठीक है, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, इस तरह की संख्याएं क्या है, स्वयं और एक के अतिरिक्त। ये देखिए 2 से भी विभाज्य है, ये भी 2 से है, 3 से है, ये 2 से है, 4 से है आपकी, ये 3 से है, यानी कह सकते हैं ये स्वयं के अतिरिक्त भी किसी और संख्या से विभाज्य हैं, इसलिए ये क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त और किसी भी संख्या से भाज्य ना हो क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आपका 1 हो गया, 2 हो गया, यानी अगर हम भाज्य इसकी बात करते हैं, अगर अभाज्य की तो सबसे छोटी जो संख्या है, क्योंकि 1 से तो खुद 1 हो ही जाएगी, यानी आप ये कह सकते हैं जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो कौन सी है, 2 है। 2 सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन देखिए इसमें रहता है, ये बहुत बार पूछा भी जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि ये क्या कर रही है, इसमें ये अपने 1 से भाज्य हो रही है और 2 से हो रही है, यानी स्वयं से हो रही है और 1 से हो रही है, इसके अतिरिक्त और किसी भी संख्या से भाज्य नहीं हो रही है, इसलिए ये क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, इस तरह की जो संख्याएं हैं वो क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब उसके बाद आता है सह अभाज्य। तो देखिए सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सह अभाज्य संख्याएं 2 संख्याओं का समूह, यानी ऐसी 2 संख्याओं का समूह जो स्वयं से और 1 से, यानी इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अतिरिक्त, ऐसी 2 संख्याएं जिनमें 1 के अतिरिक्त और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, मतलब वो केवल 1 से भाग हों और किसी भी कॉमन संख्या से दोनों के दोनों भाग ना हों, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब उसके बाद आता है परिमेय संख्याएं। यानी रैशनल नंबर्स। तो कोई भी ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें, यानी कोई भी ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सके, लेकिन Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान 0 ना हो। अगर Q का मान 0 हो गया तो अनंत हो जाएगी, अनंत कोई भी परिमेय संख्या नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं P/Q के रूप में लिखी जाने वाली सभी संख्याएं जिनमें Q का मान 0 नहीं होना चाहिए क्या कहलाती हैं, आपकी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसी क्रम में अगला है अपरिमेय, यानी इर्रेशनल नंबर्स। तो अपरिमेय संख्याओं का मतलब है कोई भी ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में ना लिखी जा सके, ठीक है, कोई भी ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में ना लिखी जा सके क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे पाई हो गया, √3 हो गया, √7 हो गया, √5 हो गया, इस तरह की सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, आपकी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब उसके बाद आती हैं आपकी वास्तविक संख्याएं। यानी रियल नंबर्स।
तो देखिए रियल नंबर्स या वास्तविक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसमें सभी को मिक्स कर दीजिए, यानी जितना जो कुछ आपने यहाँ पर देखा है सबको अगर मिक्स कर दिया जाए, मतलब परिमेय अपरिमेय और जितनी टाइप की भी संख्याएं हैं अगर उन सभी को हम मिक्स कर दें तो जो संख्याएं हमारी तैयार होंगी वो क्या कहलाएंगी, आपकी वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। उसमें 1 भी आएगा, -2 भी आएगा, 0 भी आएगा, 4 भी आएगा, ठीक है, √3 भी आएगा, √4 भी आएगा, √5 भी आएगा, इस तरह से पाई भी आएगा। यानी आप कह सकते हैं कोई भी संख्या, किसी भी तरह की कोई संख्या अगर आप मिक्स कर देते हैं सारी की सारी संख्याओं को, तो जो नंबर या जो संख्या हमारी तैयार होगी उसको हम क्या कह देंगे, ठीक है, वास्तविक संख्या कह देंगे। चलिए अब आगे देखते हैं ज़रा। चलिए अब इस क्रम में जो अगला है वो है क्रमागत पूर्णांक। तो अगर हम क्रमागत पूर्णांक की बात करते हैं तो क्रमागत पूर्णांक का मतलब है कोई भी ऐसे पूर्णांक या कोई भी ऐसी संख्या जो सीक्वेंस से है, यानी एक के बाद अगली, यानी उनमें किसी भी तरह का कोई डिफरेंस ना हो, केवल एक का अंतर होना चाहिए, यानी क्रम से आने वाले सभी पूर्णांक या क्रम से आने वाली सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, क्रमागत पूर्णांक या क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 ये सब के सब क्या हैं, क्रमागत पूर्णांक हैं। इनके लिए हम मान लेते हैं कि पहला पूर्णांक या पहली संख्या जो हम मानते हैं उसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया, तो अगला x+1, फिर अगला x+2, फिर अगला x+3, यानी इस तरह से इनके हम क्रमागत पूर्णांक मानते हुए चले जाते हैं। कोई भी संख्या लीजिए तो उसका अगला जो क्रम आएगा या अगला क्रमागत संख्या आएगी वो क्या आएगी, एक जोड़ देने पर जो संख्या प्राप्त होगी हमको वो उसकी अगली क्रमागत संख्या आएगी। अब देखिए फिर आते हैं क्रमागत सम संख्याएं और क्रमागत विषम संख्याएं, क्रमागत सम संख्याएं और क्रमागत विषम संख्याएं। तो देखिए सम संख्याएं अभी हम आपको बता चुके हैं कि जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएं, ठीक है, स्वयं और 1 के अतिरिक्त 2 से भी विभाजित हो जाएं तो आप उनको क्या कह सकते हैं, सम संख्याएं कह सकते हैं। और जो 2 से विभाजित ना हो उनको हम क्या कह देते हैं, विषम संख्याएं कह देते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो क्या हों, 2 से विभाजित तो हो जाएं लेकिन क्रम से आएँ। क्रम से मतलब है जैसे 2 है, 2 के बाद 4 है, 6 है, इस तरह से जो रेगुलर अंतराल पर आती चली जाए उनको हम क्या कह देंगे, क्रमागत संख्याएं कह देंगे। लेकिन सम संख्याएं चाहिए तो इनके लिए हम मानते हैं, माना पहली क्रमागत सम संख्या बराबर x, तो अगली x+2, फिर उसके अगली x+4, फिर उसके अगली x+6, इस तरह से हम मानते हुए चले जाते हैं। इसी तरह से आता है क्रमागत विषम संख्याएं, यानी ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य ना हो और क्रम से आएँ। तो आप जानते हैं इनमें भी अंतर क्या होना चाहिए, 2 का होना चाहिए। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इस तरह की संख्याएं। इनमें भी पहली संख्या को अगर हम मान लें, पहली संख्या बराबर x, तो अगली क्रमागत विषम संख्या कौन सी, x+2, अगली x+4, फिर अगली x+6 एंड सो ऑन। इस तरह से आपकी क्या होती हैं, ये सारी की सारी संख्याएं होती हैं। अब उसके बाद आती हैं संख्याएं ऋण संख्याएं या अभाज्य संख्याएं, ठीक है। जो आपकी संख्याएं हैं वो ऋण संख्या या अभाज्य संख्याएं हैं, इनकी पहचान करना है। चलिए देखते हैं जरा, ऋण या अभाज्य संख्याओं की पहचान। कई बार पेपर में आता है, कोई नंबर लिखा होता है और ये कह दिया जाता है कि ये संख्या भाज्य है या अभाज्य है, या एक आपको सिस्टम दे दिया जाएगा, उसमें कह दिया जाएगा इसमें से अभाज्य संख्या छांटिए आप। तो देखिए अभाज्य संख्या चेक करने के लिए, अभाज्य का मतलब होगा कि कोई भी ऐसी संख्या, ठीक है, जो स्वयं और 1 के अतिरिक्त किसी भी और संख्या से विभाजित ना हो, क्या कहेंगे, उसको हम अभाज्य संख्या कहेंगे। तो जब भी हमें ऐसी संख्याओं की पहचान करनी होती है, जैसे मान लीजिए हमने कोई एग्जाम्पल मान लिया 113, अब हमें ये चेक करना है कि अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। तो सभी से, यानी
1 से लेकर पहले 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, इस तरह से अगर हम भाग कर करके देखेंगे तो ये बहुत बड़ा निकल जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर पेपर में मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ गया चेक करने के लिए और आप इस तरह से चेक करते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हम करते क्या हैं, जब भी हमको किसी संख्या को ये चेक करना हो कि ये अभाज्य है या नहीं है, हो सकता है किसी से भाग हो जाए या ना हो जाए, तो इसके लिए हम करते क्या हैं, इसका जस्ट अगला, ठीक है, अगला पूर्ण वर्ग ढूंढते हैं। क्या करेंगे, इसका अगला पूर्ण वर्ग ढूंढते हैं। अब देखिए कैसे ढूंढेंगे, वो भी बड़ा आसान है। 10 का स्क्वायर करिए तो कितना आएगा 100, 11 का स्क्वायर करिए तो 121, यानी कह सकते हैं बीच में कोई भी संख्या 100 और 121 के बीच में कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग तो होगी नहीं। तो इसका मतलब है 100 से ज़्यादा है ये और 121 से कम है, तो इसका मतलब पूर्ण वर्ग तो है नहीं। तो इसका जो अगला पूर्ण वर्ग होगा वो कौन होगा, 121, क्यों 11 का स्क्वायर होता है, तो अगला पूर्ण वर्ग इसका कौन होगा, 121। अब क्या करते हैं, फिर से सुनिए एक बार, 113 को हमें चेक करना है कि भाज्य है या अभाज्य है। तो इसके लिए हम करते क्या हैं, इसका अगला, ठीक है, जो भी संख्या आपको मिल जाए उसका अगला आप चेक करेंगे पूर्ण वर्ग। इसका अगला पूर्ण वर्ग हमने चेक किया तो कौन सी संख्या हमको मिली, 121 मिली। 121 किसका पूर्ण वर्ग है, 11 का। अब हम क्या करते हैं, 11 से छोटी अभाज्य संख्याएं ज्ञात कर लेते हैं। तो बड़ा आसान है, 11 से छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 7 होगी, क्योंकि 9 तो होगी नहीं। 7 होगी, 5 होगी, 3 होगी, 2 होंगी। इनसे इनकी भाज्यता चेक कर लेते हैं, बड़ा आसान है। 113/7 किया, ठीक है, भाज्य नहीं है। उसके बाद 113/5 करके देखा, वो भी भाज्य नहीं हुई। अगला 113/2 किया, ये भी भाज्य नहीं है। तो इसका मतलब ये जो संख्या है 113, ये पूरी तरह से अभाज्य है। ये अगला एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए आपने कोई एग्जाम्पल देखा, ठीक है, हम 132 ले लेते हैं। अब हमें चेक करना है कि 132 अभाज्य है कि भाज्य है। ये चलिए 132 तो देखने में लग रहा है 2 से कट जाएगी, 133 ले लेते हैं, ठीक है। अब ये 2 3 से ऐसे तो कट नहीं रही है, 2 से करके देखेंगे तब भी नहीं कट रही, 3 से करके देखा तब भी नहीं कट रही, 4 से भी नहीं कट रही, 5 से भी नहीं कट रही। तो अब ये हमें पता नहीं है कि भाज्य है कि अभाज्य है, तो इसको हमें चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए क्या किया, हमने इसका अगला पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढा। तो इसका अगला पूर्ण वर्ग संख्या 11 का 121 था, 12 का 144, इसके बीच की संख्या है। तो इसका मतलब इसका जो अगला वर्ग होगा, अगला पूर्ण वर्ग क्या होगा, 144। और 144 किसका वर्ग है, 12 का। अब क्या करते हैं, हम 12 से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कर लेते हैं। 12 से छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात कर लेंगे और उससे क्या करेंगे, इसकी भाज्यता को चेक कर लेंगे। 12 से छोटी 11 हो जाएगी। 11 से छोटी, अगर 11 से छोटी हम चेक करेंगे तो कौन सी होगी, 7। 11 के पहले 9 आएगी, 9 तो भाज्य है, यानी 7। 7 के पहले 5, फिर 3 और फिर 2। तो हम ज़रा इसको 11 से चेक कर लें। 133/11 यानी नहीं है। 7 से चेक करेंगे, 7 से चेक किया हमने तो 7 कम 7 बचे कितने, 6, 63, 7 9 63, यानी आप कह सकते हैं कि ये क्या हो गई, कट गई 7 से। मतलब ये पूर्ण, आप कह सकते हैं कि ये अभाज्य संख्या नहीं है, मतलब किसी ना किसी से डिवाइड हो जाएगी। तो हम इस तरह से बड़ी आसानी से हम चेक कर सकते हैं कि कौन सी संख्या भाज्य है और कौन सी संख्या अभाज्य है, ठीक है। यानी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर डायरेक्ट करेंगे तो बड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना है ट्रिक, कि जिस संख्या को हमें चेक करना हो, जिस भी संख्या को चेक करना हो, अगला हम फिर से आपको चेक करके दिखा दे रहे हैं। मान लीजिए 153 हमें चेक करना है कि ये भाज्य है या अभाज्य। तो इसका अगला, ठीक है, 12 का वर्ग 144 था, 13 का वर्ग 169, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखा हमने कि इसका जो अगली संख्या है वो 169 पूर्ण वर्ग है, ठीक है। अब क्या करेंगे, किसका है, 13 का है। 13 से छोटी
अभाज्य संख्याएं ज्ञात कर लीजिए। कौन कौन सी? 11, 7, 5, 3, 2, इस तरह से। अब क्या है इसकी भाज्यता, इन संख्याओं से चेक कर लें हम। ठीक है, 11 से चेक करेंगे, 11 एकम 11, 4 बचेंगे, भाज्य नहीं है। 153, 7 से चेक किया, 7 दूनी 14, भाज्य नहीं है। ठीक है, अब कहाँ से चेक किया? 5 से चेक किया, 5 3 15, भाज्य नहीं है। 153/3 से चेक किया, 3 5 15, 3 एकम 3, यानी भाज्य है। यानी आप कह सकते हैं ये 3 से विभाजित हो गई, मतलब ये संख्या अभाज्य नहीं है, यानी ये किसी ना किसी से भाज्य हो जाएगी, मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम देखते हैं। आपने देखा होगा बहुत बार सवाल आते हैं कि कई सारी संख्याएं दे रखी होती हैं, उनका हमें योग निकालना होता है, यानी संख्याओं का योग निकालना होता है। तो देखिए, जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 1 + 2 + 3 + 4, इस तरह से मान लीजिए 70। अब हमें क्या करना है? इनका योग निकालना है। तो इनका योग निकालने के लिए देखिए बेसिक सा फार्मूला है बिल्कुल, पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2 × n, जहाँ n क्या है? पदों की संख्या। जहाँ n क्या है? आपके पदों की संख्या। तो यहाँ पर तो सीधे देख के पता चल रहा है कि पद कितने हैं? 70 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जरा हम हल करके देखते हैं। पहला पद 1, अंतिम पद 70 × पद कितने हैं? 70/2, यानी ये कितना है? 35। 71 × 35 आप काउंट कर लेंगे तो आपका क्या मिल जाएगा? तुरंत डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं समस्या एक आती है कि n कैसे निकालें। मान लीजिए कोई ऐसी संख्या है जिसमें हमको n नहीं पता है। ठीक है, कि ये क्रम से ना लिखी है, 1 3 5 7 इस तरह से लिखी हुई होगी, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? उनमें ठीक है संख्या निकालनी पड़ेंगी, यानी पद कितने हैं, कितने नंबर्स हैं वो। तो उसके लिए ज़रा हम आपको बताते हैं कि यहाँ से क्या करना है। n बराबर अंतिम पद माइनस प्रथम पद प्लस अंतर अपान अंतर। ये आपको एक ध्यान रखना है और क्या कर देना है, इसी से निकाल देना है। जैसे हम अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पर 1 + 3 + 5 + 7 एंड सो ऑन। ठीक है, मान लीजिए 111। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं अगला। तो यहाँ पर हम सबसे पहले n निकाल लें, यानी पदों की संख्या तो निकाल लें कितनी है। तो अंतिम पद कौन सा है? 111 माइनस प्रथम पद कौन सा है? 1। ठीक है, प्लस अंतर कितना है? देखिए 2 का है बटे 2, यानी यहाँ से जब हमने देखा तो 110 + 2/2 यानी 112/2, मतलब पदों की संख्या कितनी आएगी? 5, यानी 56, यानी जो पद आएंगे वो कितने आ जाएंगे? 56। अब क्या कर देना है? फार्मूला लगा देना है सीधे सीधे, योग बराबर पहला पद प्लस अंतिम पद। पहला पद कितना है? 1 प्लस अंतिम पद कितना है? 111 इंटू पद कितने थे टोटल, नंबर कितने थे? 56 बटे आपको क्या कर देना है? ठीक है 2, यानी यहाँ से निकाल देंगे तो कितना आएगा? 28, और यहाँ से योग निकाल लेंगे तो आएगा आपका 112 × 28। इसको हम तुरंत काउंट कर लेंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा? योग आ जाएगा। यानी अगर हमें कभी भी कोई पद दे रखे हैं, आपको उनका योग निकालना है, तो आप क्या कर सकते हैं? इस तरह से बड़े ही आसान शब्दों में निकाल सकते हैं। अब देखिए कभी कभार क्या होता है कि हमें कुछ ऐसा दे रखा होता है कि कुछ संख्याएं हैं। ठीक है, हमें क्या दे रखा होता है? हमें कुछ संख्याएं दे रखी होती हैं और कह देता है कि ये 4 या 5 क्रमागत संख्याओं का या
ठीक है, क्रमागत सम संख्याओं का योग इतना है या क्रमागत विषम संख्याओं का योग इतना है, तो इनका आपको क्या करना होता है, क्रमशः संख्याएं ज्ञात करनी होती हैं, या सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी होती है, या सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी होती है, या फिर आपको क्या करना होता है, मध्य की संख्या ज्ञात करनी होती है। तो इनके लिए हम करते क्या हैं, जब भी हमें कभी इस तरह का कोई क्वेश्चन मिल जाए, यानी जो संख्याएं हैं उसमें हमें कोई इस तरह का क्वेश्चन मिले कि क्रमागत सम संख्याओं का समूह, क्रमागत विषम संख्याओं का समूह इतना है, तो क्या होगा। तो अगर हम बात करते हैं इसमें, मान लीजिए आपको उसने कुछ इस तरह का कह रखा है कि जो संख्याओं की संख्या है, समझ रहे हैं, संख्याओं की बात नहीं कर रहे हैं कि आप 1 3 5 7 पर चले जाएं, जो संख्याओं की संख्या है, मतलब 4 संख्याओं का योगफल है या 5 संख्याओं का योगफल है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं 6 संख्याओं का योगफल है या 7 संख्याओं का योगफल है। जैसे मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन है जो कहता है कि 5 सम संख्याओं का योगफल, ठीक है, क्या कह रहा है, 5 सम संख्याओं का योगफल। मान लीजिए उसने जनरली ये कह दिया कि जो आपका 5 सम संख्याएं हैं उनका योगफल 35 है, ठीक है। उसने क्या कह दिया, नॉर्मली ये क्वेश्चन कह दिया कि 5 सम संख्याएं हैं जिनका योगफल क्या है, 35 है, तो उनमें मध्य की संख्या निकालिए, सबसे छोटी संख्या निकालिए, सबसे बड़ी संख्या निकालिए। तो देखिए इनको जो हल करने का तरीका होता है वो ये होता है कि हम पहली संख्या मान लें, पहली संख्या बराबर x मान लेंगे, अगली संख्या यानी दूसरी संख्या हम क्या मान लेंगे, x + 2 मान लेंगे, तीसरी संख्या x + 4, चौथी संख्या x + 6 और पांचवी संख्या x + 8 मान लेंगे। अब हम क्या कर लें, इनको जोड़ लें। एक तरीका तो आपका जो बेसिक होता है वो हम सबको जोड़ लें, और बराबर 35 कर दें। यहाँ से हम क्या कर दें, x कॉमन निकाल लें। ये एक हमारा जो सिंपल सा तरीका है, जो आपका रेगुलर तरीका होता है, वो ये है। अब हम देखते हैं जरा इसमें ट्रिक क्या है, क्योंकि देखिए जब भी आप किसी कंपटीशन में बैठते हैं तो वहाँ पर सवाल हल करना मायने नहीं रखता है। सवाल हल करना विद इन टाइम, यानी टाइम के अंदर सवाल हल करना ज़्यादा मायने रखता है। अगर हम लॉन्ग मेथड से सवाल हल करेंगे तो हल तो कर ले जाएंगे, लेकिन समय के अंतर्गत हम हल नहीं कर पाएंगे। यानी कभी आप किसी भी कंपटीशन का पेपर उठाकर देख लीजिए मैथ का, अगर आप घर पे आके हल करिए, 1 2 4 घंटे में हल करिए, तो पता चला पूरा पेपर आप हल कर लिए। लेकिन जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे होते हैं तो पता चला 10 क्वेश्चन कर पाए, 15 क्वेश्चन कर पाए। क्यों? क्योंकि आपकी स्पीड नहीं है, या आप कह सकते हैं आपको वो ट्रिक्स नहीं पता है, तरीके नहीं पता हैं कि जिन तरीक़ों से हम बड़ी आसानी से सवालों को हल कर लेते हैं। तो कहीं पर भी आपको अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन मिल जाए जिसमें संख्याओं की संख्या कैसी हो, विषम हो, यानी 5 सम संख्याओं का योगफल पूछ रहा है, तो आपको क्या कर देना है, योगफल यानी जो मध्य की संख्या है, मध्य की संख्या है वो योगफल बटे n, मतलब योगफल कितना, 35/n का मतलब कितनी संख्या है, 5 यानी 7। मतलब जो मध्य की संख्या आएगी, मध्य की संख्या होगी वो कौन सी होगी, 7। अब देखिए 5 संख्याएं हैं, एक ये है मान लीजिए x1 x2 x3 x4 x5, मान लीजिए ये 5 संख्याएं हैं, जिसमें हमको कौन सी पता चल गई, मध्य की संख्या पता चल गई। यानी हमको ये संख्या पता चल गई कितनी है, 7 है। तो आप जानते हैं चाहे वो सम संख्या हो चाहे विषम हो, कितने के अंतर पर जनरेट होती हैं, 2 के अंतर पर। तो अगर हमें मध्य की संख्या पता चल गई तो इसके पहले आएंगे तो ये वाली संख्या कौन सी, 2 घटा दीजिए 5, 2 और घटा दीजिए यानी 3, आगे चलेंगे तो 2 और जोड़ दीजिए 9, और आगे चलिए तो क्या 11। यानी जो संख्याएं होंगी आपकी सारी की सारी वो 3 5 7 9 और 11 होंगी। अब इनमें आपसे चाहे पहली संख्या पूछे, चाहे दूसरी संख्या पूछे, चाहे चौथी संख्या पूछे, चाहे 8वीं संख्या पूछे, कोई भी संख्या अगर आपसे वो पूछ रहा है तो आप बड़ी ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये तो आपका विषम के, जब आपकी संख्या यानी नंबर्स जो लिखे हों वो विषम में हों, और जब सम में हो तो उसको आपको डायरेक्टली हल करना है।
यानी उनको आपको क्या करना है, सीधे सीधे हल करना है। लेकिन इसमें भी हम आपको एक तरीका बता दे रहे हैं। जैसे आपसे कह दिया कि मान लीजिए आपकी 6 या 7 सम संख्याएं हैं, ठीक है। उसने आपसे कहा कि मान लीजिए 6 संख्याएं हैं, 6 सम संख्याओं का योगफल आपको कुछ उसने दे दिया, मान लीजिए 72 दे रखा है, ठीक है। कुछ भी, ये एक जनरल डिजिट है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सॉल्यूशन इसका होगा या आपका हल होके आएगा या नहीं आएगा, ये हमने रैंडमली लिख दिया है। अब आपको हम तरीका बता रहे हैं कि क्या है। मान लीजिए उसने ये कह दिया कि 6 सम संख्याएं हैं, उनका योगफल आपका क्या है, 72 है। तो इसमें आपको वो ट्रिक तो लगेगी नहीं जो विषम वाली बताई थी कि सीधे जोड़ के आपको क्या कर देना है, नंबर से भाग कर देना है। क्यों? क्योंकि इसमें बीच की संख्या कोई होगी ही नहीं, मध्य की 6 हैं, ठीक है। इस तरह से अगर हम A B C D E F 6 मान लें तो इसमें देखिए बीच की संख्या कुछ है ही नहीं, 3 इधर है 3 इधर है, बराबर पर है, यानी मध्य का हिस्सा इसमें कोई नहीं होता है। तो हम इन दोनों को मध्य माने या फिर आप कह सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट मध्य का मान इसमें नहीं होता है। तो इसके लिए हमको क्या करना होता है, इसके लिए फिर वही तरीका है कि आप पहली संख्या x मानिए, अगली संख्या x+2 मानिए, उसके अगली संख्या x+4 मानिए, उसके अगली संख्या x+6 मानिए और इस तरह से हल करिए। अब देखिए कभी कभार अगर 1 है, 2 हैं, 4 हैं, तब तो चलो आसान पड़ता है, आपने काउंट कर लिया, जोड़ लिया सबको। लेकिन अगर संख्याएं ज़्यादा हैं तो ये काम बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हम आपको क्या करते हैं, एक ट्रिक बताते हैं। उस ट्रिक का आपको इस्तेमाल करना है। जैसे कितनी संख्याएँ हैं, 6। तो जब हम 6 संख्याएँ लेंगे, 1 2 3 4, x+8 और x+10, आपकी ये संख्याएं होंगी 6। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6। तो देखिए इसमें x कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6, तो x होने ही होने। तो सीधे यही से अपनी ट्रिक हम जरा निकालने की कोशिश करते हैं। तो आप करिए क्या, जब भी कभी ऐसा दे रखा हो कि 6 संख्याओं का है, 8 संख्याओं का है, 12 संख्याओं का है, 18 संख्याओं का है, मान लीजिए अब 18 संख्याओं का कह दिया, तो अब 18 संख्याओं का इस तरह से जोड़ कर हल कर पाना, x+2 x+4 x+6, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। जो आप हल नहीं करेंगे उससे ज़्यादा आप नुकसान कर देंगे। एक सवाल को हल करने के चक्कर में 4 सवाल आपके छूट जाएंगे। तो हमें क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चंस में एक ध्यान देना है। बहुत अच्छी सी ट्रिक है कि आपको क्या करना है, 6 संख्याएँ हैं तो पहले 6x लिख लिया हमने। अब उसके बाद 6 में 1 कम करिए, कितना आएगा, 5। 5 को 6 से गुणा कर दीजिए, यानी जितनी संख्या हो, 6 पंचे 30 बराबर 72। समझ गए? क्लियरली आपको क्या करना है, फिर से हम ट्रिक बता दे रहे हैं। आपकी जो ट्रिक है, जितनी संख्याओं का है, मान लीजिए उसने कुछ कह दिया आपसे, यहाँ पर उसने कह दिया 18 संख्याओं का योगफल, ठीक है, या कुछ 10 संख्याओं का योगफल कह दिया, 10 संख्याओं का योग आपको दे रखा है, कुछ x कह दिया उसने, 10 संख्याओं का योगफल इतना है x। अब क्या करिए, आप इसमें पहली संख्या, दूसरी संख्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या निकालिए। तो आपको करना क्या है, कितनी संख्याओं का योग है, 10। तो इसका मतलब, ठीक है, इसको हम कुछ z मान लेते हैं। तो 10 संख्या हम क्या मान लें, x मान लें सबसे छोटी। तो 10 संख्याओं के लिए क्या लिखें, 10x प्लस 10 में से 1 घटाइए, कितना मिलेगा, 9। 9 को जितनी संख्या दी हो, 10 संख्या दी है तो 9 को 10 से गुणा कर दीजिए, 90 बराबर z। समझ के नहीं समझ पाए? बड़ा आसान सा है। यानी आप उस झमेले से जो इतना बड़ा सा सॉल्व करते हैं, x+2 x+4 x+6 पूरा निकाल के सॉल्व करते हैं, उससे आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी कि आपको क्या करना है। 12 संख्याओं का कह रहा है तो सीधे सीधे आपको क्या करना है, 12x प्लस 12 इंटू 11, ठीक है, 12 को 11 से गुणा कर दीजिए, जितना भी आए उतना लिख के आप बराबर संख्या को कर सकते हैं। ये आपकी एक ट्रिक है जो आपकी, ठीक है, योग को निकालने में या फिर आप कह सकते हैं उन संख्याओं को निकालने में काम आती है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। अब अगली ट्रिक के लिए आगे देखेंगे।